हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हमने 12th फिजिक्स के वन शॉट वीडियो स्टार्ट किए थे, तो इसके पहले वाले वीडियो पे हमने क्या देखा था। कल के वीडियो पे हमने आपको बताया था वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन शॉट पे, ठीक है। मतलब जितने भी आपके क्वेश्चन, जितने भी डेरिवेशन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उन सबको हमने वन शॉट पे कराया था। और आपसे कहा था जो अगला वीडियो आएगा वो वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स का आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो है ये आपका न्यूमेरिकल्स का वीडियो है वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के। और ये ऐसे ऐसे इस वीडियो पे जो न्यूमेरिकल बताने वाले ना, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए, मतलब पिछले वर्षों में पूछे गए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स आज की इस वीडियो पे हम लोग सॉल्व करने वाले, ठीक है। इसी टाइप के सेम न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आपको मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को हल करना है। और एक चीज जान लो, सभी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे से एक एक क्वेश्चन को हल करना, ठीक है। मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने इसके पहले वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे 12 फिजिक्स वन शॉट वाली प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। और अगर केमिस्ट्री की तैयारी मस्त तरीके से करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन पे 12th केमिस्ट्री वन शॉट वाली भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। हमने 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से 10 तक पूरा कंप्लीट करा दिया वन शॉट, ठीक है। तो आज फिजिक्स का है ये वन शॉट, तो हम लोग शुरू करते हैं आपका वैद्युत आवेश सतह क्षेत्र के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को, ठीक है। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि न्यूमेरिकल से जब साथ साथ हल करोगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो मस्त तरीके से कॉपी पेन निकाल लो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन को हल्के में न लेना, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है। तो करें सॉल्व इसे। सब लोग पेन कॉपी निकाल लिए ना अपना। आप देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ो और समझो। कहा गया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर दिया गया 1.67 गुणे 10⁻27 किलोग्राम और g का मान दिया गया 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास दी गई है, देख सकते हो। देखो जब भी कोई क्वेश्चन हल करो बस इतना ध्यान दो कि उस क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लो और उसमें ये पता करो कि क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सबसे पहले कहा गया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना करो, ठीक है। प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन का आवेश भी सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सबको पता होगा, ठीक है। ये प्रोटॉन का आवेश होता है, ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा कहा गया, ठीक है। और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, प्लस का। तो आपसे कहा गया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ठीक है। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी r की गणना करो। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी r की गणना करो यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल, इसके बीच जो प्रतिकर्षण बल F है वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। ये जो प्रतिकर्षण बल F है ये एक प्रोटॉन, ये दो प्रोटॉन है, पहला ये मान लो, दूसरा ये प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है। दोनों प्रोटॉनों में से एक प्रोटॉन के भार के बराबर क्या प्रतिकर्षण बल है, ठीक है। अब कहा गया इसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान mp आपको इतना दे दिया गया, mp का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान ये दिया गया और g का मान ये दिया गया है, ठीक है। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहां से सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो जो दिया नोट कर सकते हो। सबसे पहले आपको दिया गया प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर, ठीक है। जो वैल्यू दी हो उसे नोट कर लो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। mp बराबर दिया है 1.67 गुणे 10 की पावर 1.67 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया, जी का मान दिया गया 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारे पास है। अब आपसे निकालना क्या, प्रोटॉनों के बीच की दूरी r। यहां से लिख सकते हो ये क्या है, प्रोटॉन की दूरी, प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ठीक है। प्रोटॉनों के बीच दूरी, ठीक है। प्रोटॉनों के बीच दूरी r हमें निकालना है। तो कैसे हम लोग बीच की दूरी निकाल सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन दी गई है कि प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। जो प्रतिकर्षण बल है, जो प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल जो है वो क्या है, एक प्रोटॉन के भार के बराबर, एक प्रोटॉन के भार के बराबर है, ठीक है।
एक प्रोटॉन का जितना भी भार होगा वो किसके बराबर होगा, प्रतिकर्षण बल के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको दी गई है, ठीक है, कि मतलब प्रतिकर्षण बल जो होगा वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर होगा। तो यहाँ से आप प्रतिकर्षण बल F का मान निकाल सकते हो, ठीक है, प्रतिकर्षण बल F का मान निकाल सकते हो, ठीक है। ये मतलब जो कंडीशन दी गई है इससे आप F का मान निकाल सकते हो। हमें निकालना इस क्वेश्चन में है बीच की दूरी, तो दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला कूलाम का नियम आपको पता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही वाला होता है फॉर्मूला, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। Q1 Q2 क्या है, आवेश, आवेश दोनों प्रोटॉन के आवेश है, इसलिए प्रोटॉन का आवेश आपको पता है, प्रोटॉन का आवेश Q बराबर होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये प्रोटॉन का आवेश होता है। तो दोनों ही प्रोटॉनों के बीच की दूरी है, तो जब दोनों प्रोटॉन है तो आवेश तो सेम ही होगा, ठीक है, Q1 का मान भी यही होगा, Q2 का मान भी यही होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Q1 बराबर Q2 बराबर Q। तो हमें देखो Q1 Q2 भी पता है, दूरी R निकालनी है, दूरी R निकालनी है, दूरी R निकालने के लिए हमें बल F चाहिए, और F के लिए कंडीशन दी गई है कि प्रतिकर्षण बल F जो है वो एक प्रोटॉन के भार के बराबर है। प्रोटॉन के भार के लिए आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये जो आपका G होता है उसका मान दिए गए। तो देखो अगर यहाँ से आपको प्रतिकर्षण बल F निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का भार होगा प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे G, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका M, ये जो आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान MP इंटू G, ठीक है, ये हो जाएगा प्रोटॉन का भार, और ये किसके बराबर है, प्रतिकर्षण बल के। तो यहाँ से अगर प्रोटॉन के भार की बात करें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे G, ठीक है, ये चीज आपको करना है। अब यहाँ से आपको प्रतिकर्षण बल F निकाल सकते हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया 1.67 गुणे 10⁻⁻27 इंटू G की वैल्यू भी दी गई है कितनी, 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है। यहाँ से आप गुणा करके निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम इसका 1.67 का 9.8 से गुणा कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आप लोग गुणा कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करें 1.67 को आप जब 9.8 से गुणा करोगे तो हम आपको यहाँ पे गुणा बता दे रहे हैं, गुणा आपका आएगा जाके कितना 16.4 करके, ठीक है, 16.4 करके आएगा, और आगे है 10⁻⁻27, ठीक है, आगे क्या है 10⁻⁻27। अब अगर इस दशमलव को आप यहाँ पे ले आओ, मतलब एक अंक पीछे ले आओ, तो F बराबर हो जाएगा 1.64 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, ठीक है। ये आपके पास क्या निकला, बल निकला। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रोटॉन का भार निकालना था, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान गुणे G का मान, ठीक है। तो MP इंटू G, MP क्या प्रोटॉन का भार, ये रखा गया, G का मान ये, सिंपल इसका गुणा करो 16.4 करके आएगा, और आगे 10⁻⁻27। आप जब एक अंक पीछे ले जाओगे तो 1.64 इंटू 10⁻⁻26 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक अंक पीछे ले गया इसलिए 10⁻1 घट गई, ठीक है, -26 हो गया। अब हमें निकालनी क्या, प्रोटॉनों के बीच की दूरी। तो अब हम लोग कूलॉम का नियम लगा सकते हैं। यहाँ से कूलॉम का नियम अगर लगाते हैं तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लगा सकते हो आप लोग, यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो सिंपल R स्क्वायर को इधर ले लो, F को नीचे भेज दो, तो R स्क्वायर इंटू, ठीक है, R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9। यहाँ से ऊपर क्या है Q1 Q2, तो Q1 Q2 की जगह यही हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू सेम है। और ये R स्क्वायर जब इधर लिया तो F नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, मतलब R स्क्वायर को इधर ले लिया, F नीचे आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हो या नीचे वाले स्टेप पे रख लेना। R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 9 गुणे 10 की 9 ऐसे ही रहने दो, गुणे 16 का वर्ग अगर करें या 1.6 से 1.6 से गुणा करें तो 16 छक्का 96, 6 9 बचा, 16 कम 16 9 25, एक और एक मिला के 2 अंक पे 2.56 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे 10⁻⁻19 10⁻⁻19 तो घात जुड़ जाएंगी, -19 और -19 मिलके हो जाएगा -38, तो 10⁻38, और अपॉन में है F की वैल्यू है 1.64 इंटू 10⁻26, 1.64 इंटू 10⁻26, ये वैल्यू आ गई, ठीक है, 1.64 इंटू 10⁻26। आप देखो क्या करते हैं, ऊपर ये जो 9 है 9 का गुणा कर लो ऊपर, तो R स्क्वायर इक्वल टू 9 का गुणा करें, 9 छंग 54, 4 5 हासिल, 9 पन्ना 45, 0 5 हासिल, 9 दूना 18 5 23, और दशमलव 2 अंक के बीच में 23.04, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं किया, 9 का गुणा किया, R स्क्वायर बराबर 23.04 आया था ना,
ठीक है, इसमें मेन कैलकुलेशन है। देखो 9 छंग 54 की 4 5 हासिल, 9 पन्ना 45 0 5 हासिल, 9 दूनी 18 5 33.04। आगे करोगे 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस 38 मिला के 10 की पावर माइनस 29 और बटे में कितना है 1.64 गुणे 10 की पावर माइनस 26। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको आपको हल करना है। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो 23.04, दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, बचेगा क्या, आर स्क्वायर बराबर 2304 बटा 164। अब ये 10 की पावर माइनस 26 ऊपर चला जाएगा, तो पहले से 10 की पावर माइनस 29 है, ये 10 की पावर माइनस 26 ऊपर गया तो 10 की पावर 26। ठीक है, प्लस का। अब आप लोग इसे हल कर सकते हो। ठीक है, सिंपल 164 का भाग देना सबसे पहले 2304 में। ठीक है, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे घात का कर लेते हैं, घात कर लेते हैं देखो, और यहाँ पे भाग दे के भी आपको वैल्यू बता देते हैं कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, जब हम लोग इसका भाग देंगे तो आप लोग भाग देख के देख लेना, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आएगी आर स्क्वायर बराबर कितनी आएगी, यहाँ से जब इसका भाग दोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14.04। ठीक है, और आगे है 10 की पावर माइनस 29 प्लस 10 की पावर 26 मिला के 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, देख सकते हो माइनस 29 प्लस 26 मिला के 10 की पावर माइनस 3। अब इसे आगे हल करना है तो आर स्क्वायर बराबर 14.04, इसे क्या कर देते 14.04 को, देखो ये दशमलव पीछे ले लेते तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1.404 और इधर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इस टाइप से। अब क्या करना है, आर स्क्वायर का मान है हमें निकालना है आर का मान, तो यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ से आर कर लेते तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट 1.404 गुणे 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ से आपको क्या करना है 1.404 का क्या करना है अंडर रूट निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, आपके पास जो आपको आंसर मिलेगा जाके, ठीक है, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आर बराबर यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1.184। आप लोग अंडर रूट कर लेना भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि वाला अंडर रूट आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और जब 10 की पावर माइनस 2 इसका अंडर रूट होगा तो बाहर कितना आएगा 10 की पावर माइनस 1। यहाँ से हल करोगे 10 की पावर माइनस 1 का इससे गुणा होगा तो 0.0, ठीक है 0.1184 ये करके वैल्यू आएगी मीटर में, और यही आपके पास आंसर होगा। बस इसमें क्या है मेन कैलकुलेशन। ठीक है, हमने लास्ट तक आपका आंसर निकलाया, देख सकते हो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी थी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आता है, देख सकते हो कैसे हल हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, आप शायद दिख भी रहा होगा, शायद अभी दिख नहीं रहा था तो उसके लिए सॉरी। अब एक बार इस क्वेश्चन को पूरा फिर से समझ लो, क्या क्या आपको दिया गया था, क्या क्या आपको निकालना था। ठीक है, देखो फिजिक्स में ये कैलकुलेशन आपका कस के करनी पड़ती है आपको। ठीक है, यहाँ पे मेन कैलकुलेशन का सिस्टम, अगर कैलकुलेशन कर लेगा तो आप आंसर लिया होगा पूरा। ठीक है, तो मेन आपका क्या था, मेन फॉर्मूला लगा, आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हो वो नोट करो, में प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया था, जी का मान दिया गया था, फिर कह रहा था प्रोटोनों के बीच की, दोनों प्रोटोनों के बीच की दूरी आर निकालो। आपको इतना पता होना चाहिए प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश सेम होता है, बस इसमें माइनस का चिन्ह होता है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का आवेश आ जाए तो माइनस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की बात है इसलिए Q1 Q2 की जगह क्या हो गया आपका प्लस का 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। दोनों Q1 Q2 की जगह क्यों हुआ, क्योंकि दो प्रोटॉन थे। ठीक है, अब आपसे कहा गया था यहाँ से कि यदि उनके बीच का प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर हो, तो यहाँ से प्रतिकर्षण बल किसके बराबर हो गया, एक प्रोटॉन के भार के। तो एक प्रोटॉन का भार mp इंटू जी, एमपी का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान ऊपर दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू रखा, इसकी वैल्यू रखा, यहाँ से आपका F का मान निकल आया। ठीक है, जब F का मान निकल आया तो F का मान निकलने के बाद कूलम का नियम लगा, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे पहले निकल के इतनी आई, फिर यहाँ से इसका अंडर रूट किया गया, तब आर की वैल्यू 0.1184 आपकी आई। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हल हुआ, सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं करना था। 1.404 का आपको क्या करना था, आपको यहाँ से भाग विधि से निकाल लेना था। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसका अंडर रूट करना था। देखो फिजिक्स में यार कैलकुलेशन ही होती, तो मेन आपको कैलकुलेशन पे अच्छा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हल हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, आपसे कह रहे हैं ना जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अच्छे से हल करोगे पूरे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो अब बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी मस्त तरीके से हल करते हैं, तो सब लोग अपने कॉपी पे ट्राई भी करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व दिया गया है और तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहा गया, एक आपका क्या है, एक अनंत लंबाई का तार है इस टाइप से। एक मान लो अनंत लंबाई का आवेशी सीधा तार है, ठीक है, इस टाइप से। अब कहा गया इस तार का रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को हम लोग कैसे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। रैखिक आवेश घनत्व होता है लैम्डा। कितना दिया गया है, 10.0 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर। ये दिया गया रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, ठीक है। कहा गया तार से 2 सेंटीमीटर दूर, इस तार से 2 सेंटीमीटर की दूर आपको विद्युत क्षेत्र ई निकालना है, ठीक है। तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पे आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। ये 2 सेंटीमीटर दूर और नज़दीक ले लो, मान लो यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे आपको तार से 2 सेंटीमीटर दूर मान लो एक बिंदु P है, इस पे आपको क्या निकालना है, इस पे आपको विद्युत क्षेत्र E निकालना है, ठीक है। तो ये किस टाइप से निकाला जा सकता है विद्युत क्षेत्र E, 2 सेंटीमीटर दूरी पे निकालना है। 2 सेंटीमीटर दूरी मतलब R बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर दूरी पे आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहां से आपको एक चीज ध्यान आ रहा होगा, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। कौन सा अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें इस टाइप से आपका एक गॉसियन पृष्ठ माना गया था, इस टाइप से आपका एक गॉसियन पृष्ठ माना गया था, ये देख सकते हो इस टाइप से, ठीक है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र निकला था। अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको वो सूत्र याद है तो आप यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का सूत्र लगा के आसानी से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था E = 1/4πε0 2 λ/r, यही तो सूत्र था। 1/4πε0 2 λ/r आपका अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जो कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पे निकला था, ठीक है। इसीलिए कहा था पहले उस चैप्टर के आपको जितने टॉपिक पढ़ाए थे उनके सभी के फॉर्मूले तैयार कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि बिना सूत्र के कैसे न्यूमेरिकल होगा। तो सिंपल सा ये सूत्र है, अगर आपको सूत्र पता है तो आप तुरंत मान रख के आंसर निकाल लोगे। देख सकते हो कैसे एकदम आसानी से आंसर आएगा। और एक चीज याद रखना, अगर सेंटीमीटर पे दूरी हो तो मीटर में बदल लेना, ठीक है। जैसे R बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, इसको तुरंत मीटर में चेंज कर लो, 2 × 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻2 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये मीटर में दूरी आ गई। अब आप लोग मान E का निकाल सकते हो। E बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ गुणे में 2 × लैम्डा की वैल्यू दी है 10 × 10⁻⁸, ठीक है। 10.0 का सीधा सीधा मतलब है, दशमलव के बाद 0 लगा तो उसका क्या मतलब, सीधी सीधी वैल्यू है 10 × 10⁻⁸ मीटर, बटे में R की वैल्यू है 2 × 10⁻²। देख सकते हो सिंपल 1/4πε0 की वैल्यू ये 2 ये रहा, लैम्डा की वैल्यू 10 × 10⁻⁸, R की वैल्यू 2 × 10⁻²। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, = 9, ठीक है। 9 ये रहा, यहाँ पे 10⁹ और यहाँ पे कुछ नहीं तो 10⁻1 मानी जाएगी। ध्यान से देखो 10⁹, इससे 10⁻1 मान लिया तो 9 और 1 मिला के 10⁻10, 10⁻10, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 10⁻−8, और ये वाला 10⁻−2 है, इसे ऊपर ले लो तो 10⁻+2। ध्यान से देखो 9 × 10⁻9 था, एक इसकी घात ले ली 10⁻10, 10⁻−8 ये 10⁻−2 ऊपर चला गया 10⁻+2। इसे हल कर लो, यही आंसर हो जाएगा। = 9 × 10⁻10, ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 10 और 2 मिलके 12, 12 में से 8 गया 4, 10⁻4। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक पता होना चाहिए, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है। F/Q न्यूटन प्रति कूलाम, = F/Q सूत्र होता है, उसी से निकल आया E का मात्रक 9 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ठीक है। इसीलिए कहा था फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले तैयार कर लो, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, जो दिया था वो नोट किया, ये वाला फॉर्मूला लगा, सारी वैल्यू रखी गई, आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो ये आपने डेरिवेशन पढ़ा है, इसलिए कहा आपको चित्र वाला मतलब याद आ जाना चाहिए तुरंत। अगर ये चित्र याद आ गया तुरंत फॉर्मूला याद आ जाएगा और तुरंत आप आंसर ले आओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से सॉल्व है, ठीक है। आशा करता है समझ में आया होगा। अब आप लोग इसे नोट कर लो। आप चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप भैया बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो होने वाला है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हो आप लोग। इसी टाइप के क्वेश्चन ये जान लो पेपर में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। +2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के आवेश जो है, दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को ये क्या करते हैं, 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कहा गया कि अब यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दिया जाए तो अब जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखो, देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या क्या दिया है पहले वो नोट करो। हमें Q1 आवेश का मान दिया गया है +2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को ऐसे लिख सकते हो, ये माइक्रोकुलाम, ठीक है। ये ऐसे माइक्रो, ये कुलाम, ठीक है, C कुलाम। तो माइक्रोकुलाम +2 माइक्रोकुलाम है और Q2 की वैल्यू कितनी है, +6, प्लस का 6 माइक्रोकुलाम, इस टाइप से, ठीक है। इस माइक्रोकुलाम को आप कुलाम में जरूर चेंज कर लेना। अगर इस माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदले तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। अगर इसको बदलो तो 6 × 10⁻⁻6 कुलाम। ये चीज़ याद रख लो, 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम होता है, ठीक है। ये याद रखना, 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 कुलाम। तो यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम था इसलिए इसको कुलाम में पहले बदला, 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। 6 माइक्रोकुलाम को बदलने के लिए 10⁻⁻6 का गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। मतलब किसी को माइक्रोकुलाम से कुलाम में बदलना है तो 10⁻⁻6 का गुणा कर दो, वो कुलाम में बदल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें अगर, तो देखो सिंपल कहा गया, 2 माइक्रोकुलाम तथा +6 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। बल F का मान कितना है, 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का बल है। इसके बाद कहा गया यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दे दे तो अब बल कितना हो जाएगा। यदि इन दोनों आवेशों में, लिखते हैं यहां से, यदि दोनों आवेशों में प्रत्येक को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए। क्वेश्चन में जो कहे वो नोट करते रहो, ठीक है। -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और दिया जाए, ठीक है, का आवेश और दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों आवेशों को आपको -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और देना है, ठीक है। दोनों को -4 माइक्रोकुलाम का आवेश और देना है। मतलब अगर पहले प्लस का 2 था तो उसको -4 का 2 अलग से, +6 था तो उसको -4 का 2, ठीक है। तो देखो सिंपल हम देते हैं यहाँ से, ये जो Q1 आवेश था, जो नया आवेश बन जाएगा उसे हम नाम दे देते हैं Q1 डैश, ठीक है। पहले Q1 था, आप -4 अलग से दे रहे हैं तो इसको अलग आवेश नाम दे देते हैं Q1 डैश, ठीक है। Q1 डैश कितना है, पहले +2 था, +2 माइक्रोकुलाम, अब उसमें -4 माइक्रोकुलाम और दिया गया तो इस टाइप से हो गया। तो +2 - 4 मिला के -2 माइक्रोकुलाम, ये नया आवेश आ गया Q1 डैश -2 माइक्रोकुलाम। इसी टाइप से इस वाले आवेश को भी -4 माइक्रोकुलाम दिया जाएगा तो जो Q2 डैश नया आवेश बनेगा वो कितना आ जाएगा, पहले +6 था, अब -4, तो +6 और -4 मिलकर प्लस का बड़ा है तो +2 माइक्रोकुलाम। ये आपके पास दो आवेश आ गए। जब मतलब Q1 को भी -4 माइक्रोकुलाम और Q2 को भी -4 माइक्रोकुलाम मिला तो Q1 डैश आया -2 माइक्रोकुलाम, Q2 डैश आया +2 माइक्रोकुलाम, ये वैल्यू आई, ठीक है। अब निकालना क्या है, अब बल कितना होगा, अब नया बल F डैश आपको निकालना है।
तो सिंपल क्वेश्चन को आप लोग समझ सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास आवेश है, पहले बात तो +2 माइक्रोकूलम और +6 माइक्रोकूलम के, जो कि एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया जाए तो आप बल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले जो आवेश थे उनको लिखा, बल लिखा। अब इसके बाद जब -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जा रहा है तो नया आवेश Q1 डैश में पहला था +2, अब उसमें -4 हो गया -2। Q2 डैश में +6 था, -4 हो गया +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब आपसे नया बल पूछ रहा है, तो नया बल कैसे निकलेगा? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही तो होता है। लेकिन हमें यहाँ पे तो F डैश अगर निकालना है, F डैश के लिए हमें Q1 डैश Q2 डैश तो पता है, लेकिन r² नहीं पता। तो r² हम या तो क्या करें, इस वाले फॉर्मूले से निकालें, क्योंकि बल यहाँ पे पता है, Q1 Q2 पता है, तो हम यहाँ से r² निकाल सकते हैं। या तो एक मेथड और है, क्या कर सकते हैं हम लोग, एक जुगाड़ लगा सकते हैं। कौन वाला? देखो सिंपल, देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं। देखो पहले हमें क्या दिया था, हम पहले कूलाम का नियम लगाते हैं इस वाले के लिए। ठीक है, प्रथम स्थिति के लिए हम लोग कूलाम का नियम लगाते हैं। ठीक है, लिख लेना प्रथम स्थिति के लिए, प्रथम स्थिति के लिए। ठीक है, प्रथम स्थिति के लिए हम लोग कूलाम का नियम लगाते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इस टाइप से। F का मान आपको दिया गया है कितना, 12 न्यूटन, 12 रख लो यहाँ से, बराबर 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2। यहाँ से आपको करना क्या है, चाहे तो आप कूलाम में रख लो, तो अगर इसको कूलाम में रखोगे तो इनको भी आपको कूलाम में रखना पड़ेगा, इनको भी आपको माइक्रो कूलाम से कूलाम में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं हम यहाँ से, आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, चलो इसको भी कर लो। अगर इसको भी करोगे, चलो कर लो भैया, मन है आपका। ठीक है, इसको अगर कर ले तो -2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, इसको अगर करो तो +2 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, सिंपल हमने कूलाम में चेंज कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप हल कर लो। ठीक है, Q1 की वैल्यू पहले, इसमें Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू 6 × 10⁻⁻6 बटे में r²। इसे आगे हल करें तो 12 बराबर 9 × 10⁻9 इंटू यहाँ से 2 × 10⁻⁻6 × 6 × 10⁻⁻6, 2 का 6 से गुणा, 2 छक्का 12 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 मिलके 10⁻⁻12 बटे में r²। देख लो ध्यान से, कुछ गलत तो नहीं हुआ। 12 ये आया, 9 × 10 की 9 ये आया, 2 × 10⁻6 था तो 2 × 6 2 छक्का 12, 10⁻6 10⁻6 मिलके 10⁻12 बटा r²। इसे मान लो समीकरण 1। आप द्वितीय स्थिति के लिए लगा दो, सेकेंड स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति के लिए, द्वितीय स्थिति के लिए। ठीक है, द्वितीय स्थिति के लिए डायरेक्ट कूलाम का नियम आप लोग लगा सकते हो। क्या? F डैश बराबर 1/4πε0, इस बार Q1 डैश Q2 डैश अपॉन r²। ठीक है, दूरी सेम रहेगी क्योंकि आपका केवल आवेश में अलग हुआ है, -4 माइक्रोकूलाम अलग दिया गया, इसलिए Q1 डैश और Q2 डैश। ठीक है, Q1 डैश की वैल्यू कूलाम में रखना, यहाँ पे माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लेना। यहाँ पे आपको F डैश कितना आएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 डैश की वैल्यू 2 × 10⁻6 इंटू Q2 डैश की वैल्यू भी इतनी ही है, 2 × 10⁻6, प्लस माइनस की बात बाद में। ठीक है, r² यहाँ पे भी हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही रख दो। F डैश बराबर 9 × 10⁻9, 2 का 2 से गुणा, 2 दूना 4, 10⁻6 10⁻6 मिलकर 10⁻12 बटा r²। इसे मानो समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख सकते हो क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके बाद देखो, हमें यहाँ से r² इसमें भी नहीं है, r² इसमें भी नहीं है, हमें F डैश निकालना है क्योंकि हमें क्वेश्चन ने कहा ये निकालो। ठीक है, तो हम यहाँ से समीकरण 1 और 2 का भाग कर देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1/2 करने पे, समीकरण 1/2 करने पे जब हम लोग समीकरण 1/2 करते हैं, समीकरण 1 ये है तो इधर वाला पद इधर के में भाग दे दो, 12 बटे में F डैश बराबर, उधर क्या है 9 × 10⁻9 और गुणे 12 × 10⁻12 बटे r², और बटे में ये वाली वैल्यू इधर वाली जो समीकरण 2 में है, 9 × 10⁻9 गुणे 4 × 10⁻12 बटा r²। इस टाइप से देख सकते हो। भाग देना है आपको तो इस वाले पद का इस वाले से भाग दो, 12 बटा F डैश हो गया। इस वाले को इससे भाग दे दो तो 9 × 10⁻9 गुणे 12 × 10⁻12 बटा r², और ये वाली वैल्यू इधर। ठीक है, अब इसे हल कर लो। r² से r² कैंसिल, 9 × 10⁻9 से 9 × 10⁻9 कैंसिल,
ठीक है। 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 कैंसिल, ठीक है। इतनी चीज़ कैंसिल। यहाँ से आप 4 से चाहो तो 12 काट भी सकते हो या दूसरे पद में काट लेना। चलो यहाँ पे है 12/f', वहाँ पे कितना है 12/4 और कुछ बचा ही नहीं, सब तो कट ही गया, ठीक है। ये 12/4। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्या यहाँ से f' निकालना है हमें, f' निकालना है। तो f' निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो इसे आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे f' निकालने के लिए f' को उधर भेज दो, ठीक है। देखो सबसे पहले 4 को इधर गुणा करो, 12 × 4, 4 इधर भाग में, इधर गुणा में आया 12 × 4 और ये 12 इधर गुणे, 12 इधर ऊपर नीचे आ जाएगा भाग में 12 और f' उधर चला जाएगा f'। देखो समझ में आया ना क्या किया, 4 इधर आया, f' उधर भेज दिया, 12 को नीचे ले लिया, 12 से 12 कैंसिल, f' का मान कितना आया 4 न्यूटन, यही आंसर हो जाएगा 4 न्यूटन, यही बाद वाला बल है, ठीक है। तो अब आप लोग लिख सकते हो कि जब आवेश मतलब जब प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाता है तब बल जो हो जाता है वो 4 न्यूटन का बल हो जाता है, ठीक है। 4 न्यूटन का बल हो जाता है। यहाँ से अगर आपसे ये पूछता कि अब जो बल होगा ये कैसा बल होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा, तो आप कैसे बता सकते हो, यहाँ से इस वाले में माइनस आवेश, इसमें प्लस आवेश, तो माइनस प्लस आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए बल कैसा होगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। ऊपर यहाँ पे क्या था, ये वैल्यू भी प्लस थी, ये वैल्यू भी प्लस थी, इसलिए बल कैसा था, प्रतिकर्षण बल था। प्रतिकर्षित करते हैं, कहा गया था ना प्रतिकर्षित करते, मतलब प्रतिकर्षण बल था, ठीक है। तो ये चीज हमने आपको पहले ही बताया, अगर प्लस प्लस आवेश या माइनस माइनस आवेश होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस होते हैं तो वो आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात हमने आपको समझा रखी थी। तो क्वेश्चन बताओ अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, ठीक है। देखो सिंपल क्या था, आपको किसी भी सवाल को हल करो, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री चाहे जो हो, किसी भी सवाल को हल करो, सबसे पहले सवाल में जो दिया हो वो नोट करो, जो निकालना हो वो नोट करो, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सिंपल जो हमें दिया था पहले पहली स्थिति के लिए वो नोट किया, फिर दोनों आवेशों को प्रत्येक को -4 का और दिया गया, वो अलग नोट किया, f' निकाल रहे, ठीक है। हम चाहते तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले कूलाम का नियम लगा के r की जो दूरी r है, ये r², इसकी r का मान निकाल लेते, फिर इस वाला फॉर्मूला कूलाम का नियम लगा के इस फॉर्मूले में हम लोग r² का मान रख के f' का मान निकाल सकते थे। इस तरह से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने इस टाइप से समीकरण 1 समीकरण 2 मान के भाग दे दिया। r² हमें पता था इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, कट गया। अब इसके बाद हमें 4 न्यूटन का बल मिल गया। और आकर्षण प्रतिकर्षण अगर पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो आप कैसे बता सकते हो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, मतलब माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो बल कैसा होगा, आकर्षण। तो अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, आप लोग खुद बताना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने जो पेपर में आ सके, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो जल्दी से। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप बात करते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन अच्छा है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है ये बताइए, ठीक है। मस्त क्वेश्चन है, आप लोग खुद देख सकते हो। क्वेश्चन है कि 2 अल्फा कण परस्पर जो है 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते हैं। तो सिंपल क्या क्या दिए गए आपके पास, सबसे पहले उसे नोट करो। आपके पास सबसे पहले दिया गया 2 अल्फा कण, इस बार हमारे पास है अल्फा कण। अल्फा कण समझते हो क्या होता है, अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक, ठीक है। और यहाँ से आप लोग एक चीज याद रखना, अल्फा कण के लिए आवेश, सबसे पहले बात करें अल्फा कण का जो आवेश होता है, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो क्या होता है, वो 2e के बराबर होता है। ध्यान से समझो, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो 2e के बराबर होता है। e होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो अल्फा कण का जो आवेश होता है 2 गुणे होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के आवेश के, ठीक है। 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के। एक अल्फा कण का आवेश होता है 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। आपसे कभी भी अल्फा कण का आवेश पूछा जाए तो क्या बताओगे, 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। और अल्फा कण होता क्या है, हीलियम का नाभिक होता है, 2He4 होता है, ठीक है। ये चीज होती है। तो यहाँ से आवेश आप निकाल सकते हो कितना, सिंपल 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बताया था, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19, यहाँ पे माइनस ना लगाना, केवल 1.6
इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। गुणा कर लो 16 दूना 32, तो 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो ये आपका होगा अल्फा कण का आवेश। आपके पास है कितने अल्फा कण? 2 अल्फा कण है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इस टाइप से 2 अल्फा कण है। एक का आवेश भी 3.2 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा, दूसरे का भी आवेश 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कण अल्फा ही हैं। तो यहाँ से Q1 बराबर Q2 बराबर कितना हो जाएगा? 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब कहा गया उनके बीच की दूरी, दोनों अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी पे है। इसकी बीच की दूरी कितनी है? 0.1 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। आर बराबर है हमारे पास 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना हमेशा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर के। अगर 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना हो तो 10⁻10 मीटर होता है। वैसे ही यहाँ पे 0.1 एंगस्ट्रॉम है, तो अगर इसे बदलोगे तो आर बराबर 0.1 गुणे एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻10 और ये बदल गया मीटर में, ठीक है। इस टाइप से याद रखना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो सिंपल, अब हमें निकालना क्या है? आपको ये बताना है कि उनके बीच जो कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होगा। मतलब सबसे पहले आपको वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालना होगा, फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकालना होगा, फिर बताना होगा कि वो कितना गुना है, ठीक है। तब आप बता पाओगे जब दोनों चीज निकाल लोगे, ठीक है। तो सिंपल, हमें दिया क्या किया गया है? सबसे पहले अल्फा कण की बात केवल थी और उनके बीच की दूरी, अल्फा कण के बीच की दूरी r बराबर इतनी है, तो यहाँ से हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया। अल्फा कण का आवेश हमने बताया कि 2e के बराबर होता है 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश। इससे निकला Q1 बराबर Q2 बराबर 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब सबसे पहले हम प्रतिकर्षण बल निकालते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं, फिर बताएंगे कितने गुना होता है, ठीक है। तो ये आपको निकालना पड़ेगा, तभी तो बता पाओगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे आपका वैद्युत प्रतिकर्षण बल F बराबर, वैद्युत प्रतिकर्षण बल F बराबर सूत्र वही लगेगा कूलाम का नियम, क्योंकि वैद्युत आकर्षण बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल कूलाम का नियम ही तो होगा। तो कौन सा सूत्र? 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r², यही सूत्र लगा दो। यहाँ से F का मान निकाल लेते हैं। 1/4πε0 की वैल्यू रखो 9 गुणे 10⁻9। Q1 Q2 यही सेम है, 3.2 गुणे 10⁻19 गुणे 3.2 गुणे 10⁻19 बटे में r²। r की दूरी है, r का मान है 0.1 गुणे 10⁻10, तो स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर कर दो, 0.1 गुणे 10⁻10 का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आप इसे देखो, इसे सही से पहले हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 0.1 है इसे हम 1 में बदल लेते हैं। देखो, अगर हम इसे 1 में बना ले, 0.1 को 1 बना दे, तो यहाँ पे कितनी पे और हो जाएगी? 10⁻11 मीटर, ठीक है। मतलब इसका दशमलव हटा लेते हैं, जो 0.1 है इस दशमलव को आगे ले लो, तो मतलब 1.0 बना लो, इस टाइप से। तो यहाँ से जब इधर ले जाओगे दशमलव, तो 1 पावर बढ़ जाएगी 10⁻11 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अब r की जगह ये वाली दूरी रखते हैं 1 गुणे 10⁻11 का स्क्वायर, ठीक है, जिससे हमें कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। r² की जगह इसकी दूरी, ठीक है। अब हल कर लो। F बराबर 9 गुणे, घातों का पहले कर लेते हैं। देखो, घात का बाद में, पहले 32 का 32 से गुणा, 32 दूना 64 की 4, 32 दूना 64 की 4, 6 हासिल, 32 ते 96, 6 102, दशमलव कितने अंक पे? 1 1 मिला के 2 अंक पे दशमलव, ठीक है। 10⁻−19, 10⁻−19 मिला के 19 19 38, 38 से 9 गया 10⁻−29, ठीक है। हल करने की ट्रिक समझ सकते हो कैसे हल हो रहा है। फिर यहाँ से 1 गुणे 10⁻−11 का स्क्वायर 10⁻−22, इसे हल करते हैं तो F बराबर 9 गुणे 10.24 गुणे 10⁻−29, ये 10⁻−22 ऊपर जाएगा 10⁻+22। यहाँ से निकालते F बराबर 9 गुणे 10⁻−24 और 10⁻−29 मिलके बन क्या जाएगा? ठीक है, 10⁻−24, ये माइनस का था ना, ये वाली वैल्यू सॉरी 10.24 यार, इसमें कन्फ्यूजन हो गई थी। हमने सोचा 10 की पावर -24, 10.24 लिखा है, ठीक है। तो 9 गुणे 10.24, 9 गुणे 10.24, यहाँ से 10⁻−29 और 10⁻22 मिलकर 10⁻−7, ये आपका न्यूटन का बल आ गया, ठीक है। ये आपका F का मान निकला क्या?
ये आपका निकला वैद्युत प्रतिकर्षण बल 9 गुणे 10.24 गुणे 10⁻⁷ न्यूटन। ये क्या निकला? प्रतिकर्षण बल। अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, फिर बताएंगे कितने गुना होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, लगा सकते हो आप लोग। यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र जान लो, एफ डैश इसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसे एफ लिखा तो उसे एफ डैश लिख लो। एफ डैश हो जाएगा Gm1m2/r², Gm1m2/r²। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आपका मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है Gm1m2/r² होता है। ठीक है, सूत्र याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है Gm1m2/r²। यहाँ से G की कुछ वैल्यू भी होती है, G की वैल्यू जान लो, G की वैल्यू होती 6.67 गुणे 10⁻⁻11। ठीक है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11 ही वैल्यू होती है। हाँ ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती 6.67 गुणे 10⁻⁻11। और m1 m2 यहाँ से क्या हो जाएंगे? m1 m2 हो जाएंगे इन्हीं अल्फा कणों के द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा कण का द्रव्यमान लिखना है। अल्फा कण का द्रव्यमान जान लो, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और वो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, देखो आवेश जो होता है अल्फा कण का वो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, काम की है। अल्फा कण का आवेश जो होता है 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, लेकिन अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ से m1 और m2 की जगह आप क्या रख सकते हो? m1 बराबर m2 बराबर 9.1 गुणे 10⁻⁻31, क्योंकि आपका क्या चीज है? m1 और m2 क्या है? दोनों अल्फा कणों के द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं। तो यहाँ से G की वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻⁻11 आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हम सिंपल इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एफ डैश बराबर G की वैल्यू 6.67 गुणे 10⁻11 इंटू m1 m2 की वैल्यू 9.1 गुणे 10⁻31 गुणे 9.1 गुणे 10⁻31 और बट्टे में r²। ठीक है, r² यहाँ पे भी था, चाहते तो ना करते, चलो कोई दिक्कत नहीं अब। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसे देखो r² की जगह हम ये वाला मान सीधा रख रहे हैं, क्योंकि इसे पूरा तो हल करके मिला है, तो सीधा 1 गुणे 10⁻22। ठीक है, क्योंकि r² r दूरी तो वही होगी ये वाली 1 गुणे 10⁻11, तो हल करके सीधा ये वाली वैल्यू रख दो 1 गुणे 10⁻12 नहीं दोस्त 22 -22। ठीक है, इस टाइप से आप इसे हल कर लेते हैं। तो एफ डैश इक्वल टू, या इसे यहीं पे मान लो समीकरण नंबर, चलो समीकरण में न मानो, हल कर लो पहले। एफ डैश बराबर 6.67 ये आया, 9.1 गुणे 9.1 इसका गुणा करना है आपको 10⁻⁻11 और -31 -31 मिला के 62 62 1 63 73 10⁻⁻73 और ये 10⁻⁻22 ऊपर जाएगा 10⁻+22। देख लो कोई दिक्कत तो नहीं हुई। 6.67 10⁻⁻11 11 और 31 11 1 12 30 42 43 30 73 पावर ये आ गई 9.1 9.1 ये 10⁻⁻22 ऊपर गया +22। अब इसे हल करो। एफ डैश इक्वल टू 6.67 गुणे 9.1 गुणे 9.1 एंड 10⁻⁻73 से जब 10⁻22 का गुणा है तो यहाँ पे -73 इसमें घात में उधर 22 है तो गुणा में घाते जोड़ेंगे तो -73 और 22 मिलके क्या हो जाएगा 3 से 2 गया 1 माइनस का आएगा 3 से 2 गया 1 7 से 2 गया 5 10⁻⁻51। ठीक है 51 2 53 20 73 हाँ सही है। ठीक है अब इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक है ये आपका क्या निकला है गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या निकला है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है अब ये समीकरण 1 इसे मान लेना, इसे समीकरण 2 अब क्या कर देना समीकरण 1 भागे 2, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देना 2 का भाग करने पर। ठीक है समीकरण 1 में जब हम लोग 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से f बटा एफ डैश इक्वल टू एफ की वैल्यू है 9 गुणे 10.24 गुणे 10⁻⁻7 बटे में कितना, ये आपकी इतनी वैल्यू सही है ना, हाँ सही है। इधर कितना है 6.67 गुणे 9.1 गुणे 9.1 गुणे 10⁻⁻51
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी पूरी वैल्यू को आपको हल करना है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर लेना। सिंपल 9 गुणे 10.24 का गुणा करना। जब गुणा हो जाए नीचे वाले को गुणा करके 9.1 9.1 और 6.67 का गुणा करके ऊपर भाग लगाना। तो जो आंसर आ रहा है हम आपको सीधा सीधा बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से पावर तो हल ही कर लोगे, -7 से -51। -51 जो पावर है अगर ये ऊपर चली जाए, अगर ये पावर ऊपर चली जाए तो 10 का +51 हो जाएगा। और इसे अगर हल करते हैं तो 51 से 7 गया, कितना बचेगा? 43 44, 10 की पावर 44। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू एग्जैक्ट आपको बताते कितनी आएगी। ठीक है, जब आप लोग इसे हल करोगे तो वैल्यू आएगी 0.167। ठीक है, देख लो, जब इसको पूरा मतलब 9 का 10.24 से गुणा और नीचे वालों का भाग दोगे, मतलब पहले तीनों का नीचे गुणा कर लो, ऊपर वाले का दोनों का, फिर नीचे वाले पद से ऊपर वाले में भाग दे देना। तो जो वैल्यू आएगी 0.167 आएगी, गुणे 10 की 44। यहाँ से घात को हल करने में आया। अब यहाँ से आपको बताना कितने गुना होता है। तो यहाँ से सिंपल ये जो नीचे एफ डैश है इसको उधर गुणा कर दो। तो एफ बराबर एफ डैश को उधर गुणा तो 0.167 गुणे 10 की 44 गुणे एफ डैश। एफ डैश है गुरुत्वाकर्षण बल, एफ है वैद्युत प्रतिकर्षण बल। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना होता है। ठीक है, इतने का ही तो गुना है, तो इतने का गुना होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल F होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल F डैश का 0.167 इंटू 10⁴ गुना होता है। ठीक है, यही आपको बताना था कितने गुना होता है, इतने गुना होता है। नीचे आप लोग लिख देना। ठीक है, नीचे क्या लिख दोगे? अतः आपका जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल F होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का इतने गुना होता है। कितने? इतने ना लिख देना, मतलब ये पूरी वैल्यू लिख देना। ठीक है, इतने गुना होता है। तो मस्त तरीके से भैया ये क्वेश्चन भी हल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे हल हुआ ये क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए हैं। ठीक है, तो सिंपल आपने जो पहले दिया वो नोट करो। Q1 Q2 आपने कैसे निकाला? केवल अल्फा कण दिया था तो अल्फा कण का आवेश याद कर लो, 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ से Q1 Q2 मिल गया, यही आपका, क्योंकि अल्फा कण दो अल्फा कण है तो पहला Q1 का पहला के लिए Q1 हो गया, दूसरे कण के लिए Q2 हो गया। R की वैल्यू 0.1 एंगस्ट्रॉम, इसे मीटर में बदलो, ये आ गया। वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालो, गुरुत्वाकर्षण बल निकालो, आप दोनों का भाग लगा दो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितने गुना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल सा हल हो चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवा रहे हैं आपको जिससे मस्त तैयारी हो जाए। ठीक है, तो आप जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो। आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप भैया बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया था 1.6 गुणे 10⁻⁻19 माइनस की वैल्यू थी। ठीक है, ये आपको दिया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे से हल हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पे आपको क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो निकालते हैं, सिंपल सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जो जो दिया हो पहले नोट कर लो। 1 मीटर की दूरी मतलब R का मान 1 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा, अगर आप लोग समझ जाओगे तो अच्छा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको दिया गया है Q बराबर माइनस का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। पूछ क्या रहा है? वैद्युत क्षेत्र। अगर आपको फॉर्मूला याद तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज ना होना। एक इलेक्ट्रॉन के कारण मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये ना दिया जाता, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको मान लो ना दिया जाता और आपसे डायरेक्ट इतना क्वेश्चन पूछ लेता, तो आपको बस ये याद रखना इलेक्ट्रॉन के कारण कहा गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लगेगा। ठीक है, तो Q का मान इतना हो गया। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र सिंपल निकाल सकते हो फॉर्मूले से, = 1/4πε0 Q/r² से। बस सिंपल सा निकाल लो। E की वैल्यू 9 गुणे 10⁻9, Q का मान रख दो 1.6 गुणे 10⁻⁻19, R की जगह 1 का स्क्वायर, हल कर लो। E = 9 गुणे 10⁹, 1.6 गुणे 10⁻19, 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 आना है, गुणा कर लो। ऊपर 16 नहीं है 144, एक अंक पे दशमलव, 10⁻−10, 10⁻9 और 10⁻19 मिलकर 10⁻−10। इसे हल करोगे 1.44 और इधर जाएगा आपका 10⁻−9 न्यूटन प्रति कूलाम आंसर। ठीक है, बस सिंपल सा आंसर है यार। ठीक है,
-9 आएगा, 19 किससे हुई क्या, 9 आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख सकते हो हल हो चुका है। ठीक है, बस इसमें था क्या, इसमें ये था जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो बस क्वेश्चन की भाषा समझा को, जैसे इलेक्ट्रॉन के कारण कहा गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश लगेगा, क्यों ये है, ई का मान सिंपल इस फॉर्मूले से निकल गया। ठीक है, सारी वैल्यू रखो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है, तो आज की वीडियो पे इतना ही। आज की वीडियो पे हमने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखे जो कि पेपर में आते हैं। ठीक है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का, जिसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया, तो आप वो वाला भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगले वीडियो पे मिलेंगे हम लोग स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th फिजिक्स की भी और 12th केमिस्ट्री की भी, वहां से आके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसको नोट कर लो।